बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 7 पे और हम स्टडी कर रहे हैं आइटरेटिव सॉल्वर्स फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स। इससे पहले इस चैप्टर में हम देख चुके हैं कि वेक्टर नॉर्म्स क्या होते हैं, वेक्टर डिस्टेंसेस क्या होते हैं और हमने कैसे इसे इस्तेमाल करना है इस काम के लिए कि जब भी हम कोई भी आइटरेटिव सॉल्वर यूज कर रहे होंगे तो जो हर आइट्रेशन के बाद हमें एक नया अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन वेक्टर मिलेगा। तो हमने वो जो प्रोसेस है आइट्रेशंस का वो कब स्टार्ट करना है उन वेक्टर्स को लेके या उनकी मदद से। तो जो क्राइटेरिया हमने उनकी मदद से बनाया था वो ये था कि हमने प्री करंट अप्रोक्सीमेशन में आने वाले सॉल्यूशन वेक्टर को लेकर जो उससे प्रीवियस आइट्रेशन का सॉल्यूशन वेक्टर है इन दोनों के डिफरेंस वेक्टर का नॉर्म निकालना है। और चाहे वो एल इन्फिनिटी नाम हो, चाहे एल वन नाम हो, चाहे एल टू नाम हो, वो डिपेंड करता है। उसकी बुनियाद पर हम की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे कि आइटरेटिव प्रोसेस कब स्टॉप किया जाए। ये हम चैप्टर 7 में स्टॉपिंग क्राइटेरिया पहले हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं मेथड्स की जानिब। इस चैप्टर में सिर्फ हम स्टडी करेंगे कुछ बेसिक मेथड्स जो कि स्टेशनरी मेथड्स होंगे। नॉन स्टेशनरी मेथड्स इस टेक्स्ट बुक या इस कोर्स का हिस्सा नहीं हैं। पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स से क्या मुराद है और डायगनली डोमिनेंट लीनियर सिस्टम अकॉर्डिंगली क्या होगा। कोई स्केयर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन का फर्ज कर लें, वो डायगनली डोमिनेंट होगा अगर उसकी हर रो में, उसकी एन रोज हैं तो आई वेरी करेंगे वन से एन, हर रो में क्या है कि जो ए आई आई यूज हो रहा है यानी उस रो का डायगनल एलिमेंट A3 है तो A33 मीन्स तीसरी रो का A33 यानी जो उसका डायगोनल एलिमेंट है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बड़ी है, इक्वल है किस चीज के ए आई जे जे वेरी कर रहा है वन से एन तक और जे इज नॉट इक्वल टू आई। मकसद क्या है कि जो कॉलम नंबर वेरी करना है रो नंबर आई फिक्स करके, यानी उसी रो के अंदर आयत रो थी, आयत रो के अंदर ही जे वेरी करते जाएं, कॉलम वेरी करते जाएं और आयत वाले को छोड़ दें। यानी इस सिंपल इसका मतलब क्या हुआ कि मुराद से ली जा रही है वो एलिमेंट्स उस रो में जो डायगोनल कंपोनेंट के अलावा हैं, डायगोनल एलिमेंट के अलावा हैं, उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम ले लिया जाए तब भी जो डायगोनल एंट्री है उस रो की वो बाकी सारी एंट्रीज एलिमेंट्स के सम से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि वो रो डायगोनली डोमिनेंट हो गई है। अगर इस तरह से हर रो के लिए हो जाए तो हम कहेंगे ये पूरा मैट्रिक्स ही, पूरा स्केयर मैट्रिक्स ही डायगोनली डोमिनेंट है। इसकी डायगोनल की एंट्रीज अपनी अपनी रो की बाकी तमाम एंट्रीज के सबके सम से बड़ी हैं। और अगर ये इक्वालिटी खत्म हो जाए तो स्ट्रिक्ट डोमिनेंस आ जाएगी। अब यहाँ एग्जांपल है कि लीनियर सिस्टम के हवाले से कि जो उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर वो डायगोनली डोमिनेंट है तो वो मैट्रिक्स खुद भी डायगोनली डोमिनेंट होगा। अगर आप नोट करें तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। 7 4 2 के सम से बड़ा है, 9 5 3 के सम से बड़ा है, 8 4 3 के सम से बड़ा है। तो ये एक डायगोनली डोमिनेंट की एग्जांपल आ गई है, जबकि इस सिस्टम में ये एक डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम नहीं है एग्जांपल तौर पे। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात पॉसिबल ये होता है कि सिस्टम बज़ाहिर डायगोनल डोमिनेंट नहीं है, लेकिन अगर उसकी रोज आपस में इंटरचेंज की जाए, उनकी रीअरेंजमेंट कर दी जाए तो वो डायगोनली डोमिनेंट हो भी सकता है। इस केस में किया क्या गया है कि थर्ड रो को पहले नंबर पे ले आए हैं, थर्ड इक्वेशन को पहली इक्वेशन तौर पे ले लिया है हमने, और उसके बाद जो पहली थी वो दूसरी बना दी है, जो दूसरी है उसको थर्ड नंबर पे ले लिया है। अब ये ऐसा लीनियर सिस्टम है जो डायगोनली डोमिनेंट है। वी कैन मेक समटाइम वी कैन मेक द सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये वही बात जो पहले बताई है कि एक सिर्फ इक्वालिटी हटा दी जाए, सिर्फ ये ग्रेटर देन की बात हो तो स्ट्रिक्ट डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स हो जाएगा और अकॉर्डिंगली जो सिस्टम है। खास बात क्या है, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। जैकोबी मेथड पे आएंगे, पहला मेथड पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक्सप्लेन द गास जैकोबी और सिंपली द जैकोबी मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक लीनियर सिस्टम है एन इक्वेशंस एन अननोन्स वाला, ये उसका जनरल फॉर्मेट आ गया। इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, आप समझते हैं इसको। इसमें हम करते हैं रीअरेंजमेंट।
यानी हर रो में जो उसका डायगोनल एलिमेंट्स है उसको उसको रखें लेफ्ट साइड पे, बाकी सब कुछ ले जाएं राइट साइड पे। तो ये हमने रीअरेंजमेंट्स की है। इसको यूज करते अब हम बनाएंगे अब हम बनाएंगे आइटरेटिव फार्मूला। वो कैसे? कि जो राइट साइड पे एक्स वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं, ये सारी की सारी किसी भी आइट्रेशन में जो पिछली आइट्रेशन से मौजूद हुआ करेंगी और नई आइट्रेशन में हम मालूम करना जा रहे हैं। लिहाजा हम क्या लिख देंगे कि अगर आपकी केथ आइट्रेशन चल रही है तो जो नया कंपोनेंट आएगा केथ आइट्रेशन में, वो x1 कंपोनेंट के वो किसके इक्वल होगा? वो जो अभी आपने फार्मूला बनाया है उसमें बाकी तमाम कंपोनेंट्स की k-1th आइट्रेशन वाली वैल्यूज यूज कर लेंगे। सिमिलरली ये, और इन जनरल हम कह सकते हैं कि ith रो में या ith जो अननोन है एक्स आई, उसका kth आइटरेशन का रिजल्ट किसके इक्वल होगा? उसके लिए फार्मूला आ गया। और क्या फार्मूला है? 1/a आई इंटू बी आई माइनस जो भी बाकी आपके उसमें इक्वेशन में टर्म्स इन्वॉल्व थी, और उन टर्म्स में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे वो कंपोनेंट्स हम प्रीवियस आइट्रेशन से यूज कर लेंगे, यानी k-1 से। अगर हम 8वीं आइट्रेशन का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं तो 7th की वैल्यूज यहाँ पे यूज हो जाएंगी। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/ai वैसे ही आ गया, बी आई वैसे ही आ गया, माइनस इस ये चूंकि सम है इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो क्या बनेगा? ए आई ith रो ही चलेगी ith कंपोनेंट के लिए, जे वेरी करेगा, और जे वेरी करना है 1 से n तक, और ith नहीं लाना, यानी डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो बाकी बचेंगे वो ए आई जे मतलब बन गया उसका, और एक्स जे ले लिए हमने, तो ये और साथ ऊपर k-1। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। Here k is equal to 1 to 3 onward represents the iterations and xik represent the kth approximation of the ith unknown। यानी k आइट्रेशन में जो उसकी kth अप्रोक्सीमेशन आएगी, 8वीं आइट्रेशन के बाद यानी 8वीं अप्रोक्सीमेशन आ गई, 9वीं आइट्रेशन के बाद उसकी 9वीं आइट्रेशन आ चुकी, 9वीं अप्रोक्सीमेशन आ चुकी उस कंपोनेंट की ith कंपोनेंट की। इस तरह हर आइट्रेशन के बाद एक नई अप्रोक्सीमेशन उसकी नेक्स्ट वाली अप्रोक्सीमेशन आ जाए करेगी। The iterative procedure is started with an initial solution vector x नॉट, हम वेक्टर लेते हैं उसके ये कंपोनेंट्स होंगे। ऊपर हमने अलामत के तौर पे ब्रैकेट में 0 लिख दिया। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये बता रहा है कि अभी कोई इटरेशन नहीं हुई, 0 है, यानी ये शुरू की अभी इनिशियल गैस है। एंड प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, एक्स वेक्टर्स होंगे, ऊपर हमने के लिख दिया है, के वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, यानी पहली इटरेशन से ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं, सच दैट एक्स के वो किसके इक्वल होगा? x1 की kth अप्रोक्सीमेशन, x2 की kth अप्रोक्सीमेशन kth इटरेशन में, और आखिरी xn कंपोनेंट की kth अप्रोक्सीमेशन इस kth इटरेशन में। तो ये कॉलम वेक्टर होते हैं, इसलिए ट्रांसपोज टी या मेंशन कर ताकि रो वेक्टर की शक्ल में हम एक ही लाइन में लिख सकें। हमारा असल वेक्टर वो क्या है? वो इसका ट्रांसपोज है, यानी वो कॉलम वेक्टर है। The sequence is anticipated to refine or improve the approximate solution gradually and ultimately converge to the exact solution vector theoretically। हम चाहते हैं ऐसा हो जाए कि ये सीक्वेंस जो बनेगा ये कन्वर्ज कर रहा हो एग्जैक्ट सॉल्यूशन को। In practice, the iterations of the method are stopped when a sufficient level of accuracy is achieved। जब sufficient level of accuracy achieve हो जाएगी, यानी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन जो भी सेट करेंगे आप, जब वो मीट हो जाएगा तो स्टॉप कर देंगे, और वो उसको चाहे चेक करते हैं कि हर नई आइट्रेशन रिजल्ट प्रीवियस आइट्रेशन से उनका आपस में डिफरेंस लेकर उनका नॉर्म निकालेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट नॉर्म होगा और या जो भी अप्रोप्रिएट एरर की डेफिनेशन होगी, जो उससे हमें सिंगल वैल्यू मिलेगी उसे कंपेयर करेंगे टॉलरेंस से। अगर वो उससे कम आ चुकी है, एरर की वैल्यू टॉलरेंस से कम आ चुकी है, तो हम स्टॉप कर देंगे, वरना नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम सफिशिएंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, जब वो अचीव हो तो स्टॉप कर देंगे। The Jacobi method converges for any initial approximation if the linear system is to be solved is diagonally dominant। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स उस गिवन सिस्टम का डायगोनल डोमिनेंट है तो जैकोबी मेथड जरूर कन्वर्ज करेगा। और चाहे हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कोई भी ले लें, सारे कंपोनेंट्स शुरू में 0 ले लें, सारे जो हैं वो कोई नेगेटिव लें, कोई पॉजिटिव लें, कोई छोटी वैल्यू लें, कोई बड़ी वैल्यू लें, बहरहाल जो भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगी वो जैकोबी मेथड कन्वर्जेंस दे देगा। ये एग्जांपल आ गई जिसमें आपके सामने ये इक्वेशंस मौजूद हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए वो जो हमने पहला इख्तियार किया तरीका क्या था कि हर रो में से, हर इक्वेशन में से जो डायगोनल वेरिएबल है उसको आप रखें लेफ्ट साइड पे, बाकी सब कुछ ले जाएं दूसरी साइड पे।
उसके बाद अब हम इन इक्वेशंस के जरिए से आइटरेटिव फार्मूला बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे? लेफ्ट साइड वाले को लेटेस्ट कह देंगे और राइट साइड पे जो कुछ मौजूद है उसे हम प्रीवियस आइटरेशन से उठा लेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। इनिशियल केस हमने 0 ले लिया, इसमें पुट की वैल्यू हमने फर्स्ट आइटरेशन के 1 के लिए, तो ये सोल्यूशन आ गया। अब इस x1 को यूज करना है x2 के लिए, लेकिन उससे पहले चेक कर लें कि पहले सोल्यूशन वेक्टर का और उससे पहले इनिशियल गैस का जो आपस में एरर है, गैप है, वो कितना आ रहा है। हमने L2 की सेंस ले ली है, तो वो निकाल लिया हमने। और जो वो ये है इनफैक्ट वो टॉलरेंस से बड़ा है। अब इसका मतलब मजीद आइटरेशन करेंगे कि A2 के लिए सेकंड आइटरेशन आ गई, वही सेम जो यहाँ पर हम फार्मूला बना चुके हैं, इसमें हम k की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इस तरह से x2 हम मालूम कर लेंगे वेक्टर। अब हमने दोबारा एरर निकाली x2 x1 वेक्टर्स की, और उस हमने कंपेयर किया उसको। अगेन ये बेहतर तो हो चुकी है, लेकिन बहरहाल अभी भी ये टॉलरेंस से काफ़ी बड़ी है। हम आगे मूव करेंगे तो सिमिलरली ये प्रोसेस आगे प्रोसीड करता चला जाएगा। दिस वे द आइटरेशंस माइट बी प्रोग्रेस्ड अंटिल द एरर विच इज नॉर्म ऑफ x k minus 1 becomes smaller than the tolerance, which would indicate that the desired या sufficient accuracy level achieve हो चुका है। The following are the computer generated results of problem 4। यानी यही काम कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट से किया गया और एरर के लिए फार्मूला यूज किया गया। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से x1 x2 x3 की जो इनिशियल वैल्यू सोल्यूशन आया था पहली आइटरेशन में ये है, और एरर इतनी थी। तो आगे चलते चलते 40th आइटरेशन के बाद हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और 40 से कुछ पहले हम जो वो पॉइंट जो थोड़ी वैल्यूज थी, ये 0.0001, ये 4 जीरोज यहाँ कहीं आ चुके होंगे। ये इनफैक्ट ये यहाँ आ चुके हैं। 23rd आइटरेशन में जाके हम स्टॉप कर देंगे, और यहाँ 40th आइटरेशन हमें ज्यादा अगर एक्यूरेट जाना तो और भी जाके जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी अंदाज में है, खुद परफॉर्म कीजिए इसे, सॉल्व करें इसे। नेक्स्ट है गास सीडल मेथड। गास सीडल मेथड थोड़ी सी एडवांसमेंट है जैकोबी मेथड में, और वो एडवांसमेंट ये है कि जब हमने यहाँ पर ये x1 x2 xn के लिए एक्सप्रेशन बना लिए होते हैं, हम सिंपल ये नहीं करेंगे लेफ्ट साइड पे जो कुछ है उसे kth का रिजल्ट करार दे दें, और जो जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है राइट साइड पे उसे हम k-1 का रिजल्ट करार दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम। इसमें कुछ ये काम करने के बाद साथ साथ ये भी देखेंगे कि x1 जब निकाल लिया है तो उसके लिए तो पुरानी वैल्यूज इस्तेमाल होंगी k-1 हाइड्रेशन की, ये आप देख सकते हैं। x2 जब निकालने जाएंगे तो अब आपके पास x1 की k-1 वाली भी मौजूद है रिजल्ट, और x1 का kth आइटरेशन का रिजल्ट भी, kth अप्रोक्सीमेशन भी आपके पास फौरी मौजूद है। तो जो लेटेस्ट आ चुकी है वो आप इसमें इन्वॉल्व कर लें। बाकी ये नोट करें पुरानी ही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन x1 लेटेस्ट आ चुका है तो वो फौरी इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से x3 के लिए ये दो लेटेस्ट रिजल्ट यूज हो जाएंगे और बाकी पुराने यूज होंगे। एक्स के लिए सारे ही लेटेस्ट यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एन के लिए, सॉरी, एक्स एन कंपोनेंट जो है इससे पहले वाले कंपोनेंट x1 x2 x3 अप टू xn-1 वो सारे लेटेस्ट इसी आइटरेशन में मालूम हो चुके हैं, और हमने वही इन्वॉल्व करने इसके फार्मूले में, सो वो हम इन्वॉल्व कर लेंगे। इन जनरल हम क्या करेंगे, इसे हम यूं कह सकते हैं कि ith कंपोनेंट के लिए kth आइटरेशन में रिजल्ट क्या हो, कैसे निकालेंगे कि जो i से पहले पहले तक है 1 2 3 अप टू i-1, वो सारे हम इस्तेमाल करेंगे लेटेस्ट, और i के बाद जो i+1 i+2 i+3 ऑनवर्ड चलते चलते आखिरी i इक्वल टू n पे हम जब पहुंचेंगे, n के लिए nth कंपोनेंट, वो सारे हम पुरानी आइटरेशन से यूज करेंगे, और i से पहले वाले हम, यानी आसान लफ्जों में अगर ये i की वैल्यू 5 हो और टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं, तो x5 के मौके पे क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो लेटेस्ट यूज कर लेंगे, और 5 के बाद वाले यानी 6 7 8 9 वो हम पुरानी आइटरेशन का रिजल्ट यूज कर लेंगे। तो इस मेथड का नाम है गास-सीडल मेथड। चूंकि हम रेडीली अवेलेबल रीसेंट अप्रोक्सीमेशन को फौरी यूज कर लेते हैं, तो ये गास-सीडल मेथड ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू, इसकी स्पीड ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है एज कंपेयर टू जैकोबी मेथड। यानी जिस लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक जैकोबी मेथड जितनी भी आइटरेशन लेके पहुंचेगा, गास सीडल मेथड उससे कम आइटरेशन में पहुंच जाएगा। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम दो सम बनाएंगे, यानी ith रो के लिए एक सम मूव करेगा i से
1 से i-1 तक और दूसरा i+1 से n तक। जो पहले वाले हैं उनमें लेटेस्ट यानी kth आइट्रेशन का रिजल्ट ही यूज होगा kth आइट्रेशन में, और जबकि जो बाद वाले हैं i+1 i+2 अप टू n वाले, वो कंपोनेंट्स उनकी वैल्यूज प्रीवियस आइट्रेशन से इस्तेमाल होंगी। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म को अंडरस्टैंड करना इस मेथड के कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ये सारी बात वही आ गई जो पहले हमने बात की थी जैकोबी मेथड के लिए, कि सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बनेगा, वो हम चाहते हैं वो कन्वर्ज करे एग्जैक्ट सॉल्यूशन को, और इस बात को चेक करने के लिए जो भी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हम यूज करेंगे उससे सफिशिएंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी देखेंगे कि अचीव हुई या नहीं हुई। और अगर लीनियर सिस्टम स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है या एटलीस्ट डायगोनली डोमिनेंट भी है, तो गास सीडल मेथड जरूर कन्वर्ज करेगा। बेसिकली गास सीडल मेथड एक एडवांसमेंट ही है जैकोबी मेथड की। तो ये प्रॉब्लम आ चुका है, इसको नोट करें, अंडरस्टैंड करें कि मेन बात क्या है, कि x1 के लिए x3 पुराना यूज हो रहा है, x2 के लिए x3 सिर्फ यूज होना पुराना यूज हो गया, x3 के लिए x1 x2 यूज होने तो वो अभी मालूम हो चुके तो लेटेस्ट यूज हो जाएंगे। अगले प्रॉब्लम में जिसमें कि ज्यादा इक्वेशंस अगर हम उसे देखें तो वहां पे क्या है कि x1 के लिए x2 x3 पुराने यूज होंगे, x2 के लिए x1 नया, x3 x4 पुराना, x3 के लिए x1 x2 नया, x4 पुराना, x4 के लिए x2 x3 दोनों ही नए यूज हो जाएंगे। जो अवेलेबल है वो आप यूज कर लेंगे, अदरवाइज प्रीवियस आइट्रेशन से आप यूज करेंगे। और कौन हुआ करते हैं, अगर ये x4 है, फोर्थ की बात करेंगे तो फोर से नीचे वाले जो हैं वो अवेलेबल हुआ करेंगे, फोर से ऊपर वाले अवेलेबल नहीं हुआ करेंगे। तो यही डिफरेंस है कि जैकोबी मेथड गास सीडल का, कि एक में रीसेट यूज कर लेंगे और एक में रीसेट हम यूज नहीं कर सकते। इसको कंप्लीटली पढ़ा जाए और अंडरस्टैंड करें इसको। एसओआर मेथड, एसओआर मेथड गास सीडल मेथड ही है, लेकिन हम उसमें ओवर रिलैक्सेशन अप्लाई कर देते हैं। अब वो ओवर रिलैक्सेशन क्या है वो उसको हम देखते हैं। यानी x0 आपका हो गया इनिशियल गैस, उसको यूज करके आपने मेथड यूज किया और x1 वेक्टर निकाल लिया, फिर x2 वेक्टर निकाल लिया, x3 वेक्टर निकाल लिया, जो कि हम चाहते हैं कि कन्वर्ज करें एग्जैक्ट सॉल्यूशन x को। ओवर रिलैक्सेशन ये है कि जब आप x1 फॉर एग्जांपल मालूम कर लें, या यूं कह लें कि x1 को मालूम करने के लिए जो जो कंपोनेंट्स जैसे जैसे मालूम करते चले जा रहे हैं उसी को हमने फाइनल वैल्यू नहीं मान लेना, बल्कि उसको हमने एक किसी खास क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई करना है। हम ऐसे करते हैं कि इसको देखने से पहले 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 से बात कर लेते हैं हल्की सी, कि हम ith कंपोनेंट मालूम कर रहे हैं kth हाइड्रेशन में। तो हम करें क्या, कि जो ith कंपोनेंट गास सीडल से नया वाला मालूम करेंगे उसको हम, उसके ऊपर डबल बार हमने निशानी लगा दी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओमेगा से। और जो प्रीवियस आइट्रेशन में एक्स आई कंपोनेंट था k-1 आइट्रेशन में, उसको 1 - ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर दें, ये जो क्वांटिटी आएगी उसको आप एक्स आई मानेंगे kth हाइड्रेशन का। जो गास सीडल से आया है वो ये है, और ये वाली जो उसमें थोड़ी ट्रीटमेंट कर दी है, ओवर रिलैक्सेशन कर दी है, तो ये एक्स के आ चुका है। ओमेगा की वैल्यू 1 से 2 के दरमियान वेरी करती है, इसलिए ये ओवर रिलैक्सेशन है। अगर ये ओमेगा 1 से छोटा हो जाएगा तो ये अंडर रिलैक्सेशन हो जाएगी। साइमल्टेनियस और सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाएगा सारा। तो ये हर कंपोनेंट के साथ ये हम काम करेंगे। इसकी ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती है कि जब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम ये नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम 9 पे, ये हमारा सिस्टम गिवन है। हमने इसमें से x1 x2 x3 x4 कंपोनेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिए, यानी जो हर इक्वेशन में से डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। उसके लिए एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया है, अब हमने केस लगाने हैं। जैकोबी मेथड ये कहता है कि, सॉरी गास सीडल मेथड, कि जो जो मालूम है उनको आप के उन पे लगा दें, और जो नहीं मालूम उसको प्रीवियस आइट्रेशन से स्टार्ट उठा लें। यानी सेकंड कंपोनेंट पे जा रहे हैं तो x3 नहीं मालूम, x4 नहीं मालूम, वो प्रीवियस आइट्रेशन से आ गए। x2 के पे जा रहे हैं तो x1 तो पहले से मालूम हो चुका है अभी, तो उसके लिए हम ये नई आइट्रेशन रिजल्ट यूज कर लेंगे। अब करना क्या है कि गास सीडल मेथड ही यूज किया गया, एक्चुअली ये जो फार्मूला है ये गास सीडल मेथड ही हो गया। अब लेकिन जो इससे वैल्यू बनकर आई है उसे हमने x1 डबल बार नाम दे दिया। अब x1 डबल बार वाली वैल्यू को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और वो उसी x1 कंपोनेंट की जो प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यू है उसे 1 माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, जो इससे आंसर आएगा वो कहलाएगा हमारा x1 kth आइटरेशन में, उसको हम अगले आइटरेशन में यूज करेंगे। तो यूं ये हर कंपोनेंट जो निकालते जाएंगे गास सीडल से, उसके साथ ये ट्रीटमेंट करते करते इस SOR मेथड का के मुताबिक नया कंपोनेंट हमें मालूम होता चला जाएगा। तो ये इजाफी ट्रीटमेंट हमने इसमें करनी है। ओमेगा की वैल्यू 1 से 2 के दरमियान वारी करती है और अमूमन ये 1.2, 1.25, 1.15 इसी दरमियान में लाई करती है, जो इसकी बेस्ट वैल्यू होती है, बेस्ट ओवर रिलैक्सेशन है। ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करती है, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम में ये 1.15 से 1.25 दरमियान नजर आती है। असल में ये हम इसको जब हम किसी क्वांटिटी को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी का यानी कि उसमें 1/4 इजाफा हो चुका है, 25% इजाफा हो गया। अभी वैल्यू को हमने ओवर रिलैक्स कर दिया, पुश अप कर दिया है। ओवरऑल रिजल्ट को पुश डाउन करने के लिए प्रीवियस रिजल्ट लेकर ये 1 माइनस ओमेगा वाली क्वांटिटी से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो इस तरह से एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन ये आप नोट करें जो कैसे परफॉर्म की हुई है। ये वाली आइट्रेशन वही होगी, ये पहले पहली लाइन में जो गास सीडल वाली है उस रिजल्ट को हमने यहाँ यूज किया और x1 मालूम कर लिया। अब अगली आइट्रेशन में हमने इसको यूज कर, अगले कंपोनेंट के लिए या अगली आइट्रेशन में हमने इसको यूज करना है। तो इस तरह से ये परफॉर्म कर चले जाएंगे। अब की बार जो रिजल्ट आया करेगा वो जो मेथड है वो गास सीडल से भी फास्टर हो चुका है। मकसद इस सारे प्रोसेस क्या है कि गास सीडल मेथड गास जिको की निस्बत फास्टर है, और ये SOR मेथड अगर सही काम कर रहा है तो ये गास सीडल से फास्टर हो जाएगा। और अगर हम ओमेगा की वैल्यू 1 रख लें, इसके अंदर नोट करें, अगर हम ओमेगा 1 रख लेते हैं तो ये SOR मेथड असल में गास सीडल मेथड ही है। ये सारा रीड आउट करें, इसको अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।